नमस्कार, रचनाशाला स्टूडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिराग जैन जी से हमारी बातचीत का यह दूसरा अंश है। पहले अंश में हमने उनसे उनकी कविताओं के प्रति सोच, उनकी काव्य यात्रा, उनका कवि सम्मेलनों में आगमन और एक कवि का कविताओं के प्रति दायित्व जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। यदि आपने वह पहला अंश नहीं देखा है तो हमारा अनुरोध है कि आप उसे अवश्य देखें, जिससे कि आप इस बातचीत के प्रवाह और गहराई को समझ सकें। आज के इस अंश में हम उनसे बात करेंगे पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए कविताओं के स्तर, मंचीय कविताओं के स्तर, कवि सम्मेलनों के आयोजनों की बदलती हुई शैली और मंच की प्रस्तुति में शुद्धता और गरिमा को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर। तो आइए स्वागत करते हैं फिर से चिराग जैन जी का। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने काव्य लेखन का प्रारंभ किया, पहली कविता वाल्मीकि जी ने लिखी, अगर मैं सही हूं तो। और उसके बाद श्रुति परंपरा और लोक गीतों के माध्यम से कविताएं आगे बढ़ी और फिर कवि सम्मेलनों तक पहुंची और लगभग 100 वर्ष पूर्व कवि सम्मेलनों का आयोजन प्रारंभ हुआ। तो जो कवि सम्मेलनों का क्या लगा कि क्यों होने चाहिए कवि सम्मेलन, क्या उद्देश्य रहा होगा कवि सम्मेलनों को प्रारंभ करने का, या इसके इतिहास के पीछे की क्या कहानी है? कवि सम्मेलन लोक परंपरागत जन संचार माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुए। उस समय जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, आज भी न्यूज मीडिया में दो तत्व होते हैं, एक होता है न्यूज, एक होता है व्यूज। तो न्यूज पहुंचाने का माध्यम तो था मुनादी। हाँ, मुनादियां हुआ करती थी। मुनादी की और वो लोगों तक पहुंच गई। और व्यूज पहुंचाने का माध्यम था कविता। राजा महाराजाओं के समय में भी जो एक परंपरा थी, जब युद्ध करके राजा लौटेगा तो कवि जो है वो उसे प्रोत्साहित करेंगे। इस परंपरा में उनका काम था व्यूज, जनमत क्रिएट करना। जनता क्या सोचेगी, जनता कैसे सोचेगी, फलानी घटना को किस एंगल से देखा जाएगा, ये जो कैमरा फिक्स किया, ये कविता थी। तो कवि सम्मेलन एक लोक परंपरागत जन संचार माध्यम है जो व्यूज क्रिएट करने का काम करता था। इसमें साथ में कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू समय के साथ जुड़ती गई। तो जब से ये जॉर्ज ग्रियर्सन के यहाँ पहला कवि सम्मेलन हुआ वर्तमान स्वरूप का, तो उसके बाद से ये समझिए जब तक दूरदर्शन नहीं आया तब तक एंटरटेनमेंट का और कोई इतना सशक्त माध्यम नहीं था। नौटंकी थी, सांग थे, लोक शैली के तमाम रागनियां एंड ऑल, ये सब भी बेस्ड ऑन कविता ही थी। नाटक होते थे, साहित्य पर आधारित होते थे। तो कवि सम्मेलन में उसी का, जिसका एक स्वरूप बदल के नाटक बन गया, एक स्वरूप बदल के सांग बन गया, एक स्वरूप बदल के कठपुतली बन गया, वही सबका रॉ मटेरियल था कवि सम्मेलन। साहित्यिक संस्थाएं कवि सम्मेलन कराती थी, साहित्यिक संस्थाओं के निमंत्रण पर कवि जाते थे और कविताओं में भी भाषाई दृष्टि से साहित्यिक पुट अधिक होता था। वो साहित्य IQ और लैंग्वेज का स्तर दोनों हाई रहते थे मंचीय कविताओं में। जब बच्चन अगर नहीं थी साहित्य कविताओं से मंचीय कविताएं नहीं थी, तब नहीं थी, पर अब तो बहुत वही बच्चन मंच पर भी थे। हाँ, वही पाठ्यक्रम में भी थे, वही पंत मंच पर भी थे, वही पाठ्यक्रम में भी थे, वही निराला मंच पर भी थे, पाठ्यक्रम में भी थे, तो कोई अलग नहीं था। अब पाठ्यक्रम पर अगर हम पहुंचे हैं तो हम सभी का कहीं ना कहीं लेखकों या कवियों से जो परिचय हो जाता है वो हमारी पाठ्य पुस्तकों से ही हो जाता है। कुछ ऐसे कवि हैं जिन्हें, या लेखक हैं जिन्हें हमने अपनी 10वीं कक्षा तक कभी न कभी पढ़ा ही है, अवश्य ही पढ़ा है। तो क्या वर्तमान के कवि भी या लेखक भी ऐसे हैं जिन्हें पाठ्यक्रमों में स्थान मिलना चाहिए? क्या उनके लेखन में इतनी गुणवत्ता दिखाई देती है कि उन्हें पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए? गुणवत्ता का जो पैरामीटर है, जो मापदंड है आपके पास, वो कभी स्थायी नहीं रह सकता। वो काल, पात्र और स्थान के अनुरूप बदलता है। जैसे जिस भाषा में दिनकर कविता सुनाते थे, उस भाषा में वही व्याल विजय आज दिनकर कवि सम्मेलन में खड़े होकर सुनाने लगे।
संभवतः हूट हो जाएंगे। उनकी पर्सनैलिटी और उनकी गरिमा के अनुरूप हो सकता है कि श्रोता रिएक्ट ना करें, लेकिन वो श्रोताओं के ऊपर से गुजरेगी। ऐसे में एक कवि बिल्कुल सामान्य भाषा में, देखिए भाषा केवल और केवल अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है, भाषा अभिव्यक्ति का लक्ष्य नहीं है। मैं बहुत भारी भरकम शब्दों में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को मैं क्लिष्टतम बनाते हुए देना शुरू करूं तो आपका यही पोर्शन जो है, जो सोशल मीडिया पर ग्राफ होता है ना कि कहां पर वीडियो डंप हुई, यहां पर यूं डंप जाएगा। क्योंकि अगर मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाया, जनसंचार में एक बात समझाई जाती है, संप्रेषक को प्रापक के स्तर पर उतर के संदेश संप्रेषित करना चाहिए। प्रापक तो बैठा है इस स्तर पे, रिसीवर, और मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं। या इसका और आसान उदाहरण, मेरी भाषा है संस्कृत और आपकी भाषा है इंग्लिश। मैं अंग्रेजी तक ना आऊं, लेकिन मैं हिंदी तक तो उतरूं, तभी तो संदेश संचार की प्रक्रिया के कुछ करीब पहुंच पाऊंगा। और इस इंग्लिश वाले से प्रयास करूंगा कि ये थोड़ा सा ऊपर आए, तभी तो संचार की प्रक्रिया हो पाएगी। मैं संस्कृत पर अड़ा रहा हूं और ये इंग्लिश पर अड़ा रहे, करते रहो आप। इस फ्रीक्वेंसी पर मैसेज जा रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पर कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा, खत्म। संवाद। तो आपने जो मापदंड की बात की कि आज के समय में वो किस भाषा में कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। अगर वो ये कह रहा है जो जनता सुन रही है, अगर वो इतनी क्षमता रखता है कि जनता बदल जाए, अगर वो इतनी क्षमता रखता है कि किसी भी परिवेश में वो अपनी बात को आंख में आंख डाल के क्रिस्टल क्लियर कह सकता है, तो कौन नहीं सुनेगा? सुनना पड़ेगा। फिर उसे पाठ्यक्रम भी सुनेंगे, फिर उसे पुरस्कार चयन समितियां भी सुनेंगी। और ना सुने, लक्ष्य पुरस्कार नहीं है, लक्ष्य पाठ्यक्रम नहीं है, लक्ष्य तो कविता है। आपको तो एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। आप कविता साध लो, सब सदेगा। पर हम क्या करते हैं? हम कभी पुरस्कार साध रहे होते हैं, कभी कभी सम्मेलन साध रहे होते हैं, कभी आयोजन साध रहे होते हैं, कभी कोई लालाजी साध रहे होते हैं। हम ये साध रहे हैं, हम कविता साध ही नहीं रहे। लेकिन फिर छंदबद्ध और छंद मुक्त कविताओं को लेकर काफी वाद विवाद भी होता है। मंचों पर काफी कहा जाता है कि छंदबद्ध होना चाहिए, कोई कहता है नहीं छंद मुक्त भी चलेगा, प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि शिल्प अच्छा होना चाहिए, प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए? दोनों। आप अपने घर के लिए एक बहू ढूंढने जाओ तो प्रथम आवश्यकता आपकी क्या होगी? प्रथम आवश्यकता होगी कि वो कुलीन हो, वो संस्कारवान हो, वो विनम्र हो, वो सौम्य हो, वो परिवार को जोड़कर रखने वाली हो। इसके बाद साथ में वो सुंदर भी मिल जाए, साथ में वो अर्निंग भी मिल जाए। एड ऑन्स है ना, इसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो अगर आप कहां पर क्या कर रहे हो, देखिए हमने क्या किया, हमने शालीनता को केवल आपके यौनाचार से जोड़कर देख लिया, जबकि शालीनता इससे कुछ अलग चीज है। शील केवल आपके एक पक्ष का अर्थ नहीं है, शील आपके कुल आचरण के कॉमन सेंस का मतलब है। आप किसी मुर्दनी में सुहागन के कपड़े पहनकर जाएं तो ये अश्लील है, शालीनता के पैरामीटर से बाहर है। और आप किसी ब्याह शादी में मनहूस बनकर चले जाओ, अब आप कहो बोले साहब वहां मैं वो सुहागन के कपड़े पहनकर गई थी, तो वहां तो लोगों ने मेरे को बड़ी गालियां दी, अब मैं यहाँ मनहूस बन के आ गई, ये क्यों गाली दे रहे हैं? काल पात्र और स्थान के अनुरूप बदल गया। अब आपका प्रश्न था प्रस्तुति या शिल्प। यदि मैं बालकों को भाषा पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि ऐसे छंद रखूं, ऐसी कविता रखूं जिसमें अलंकार हो, जिसमें भाषा का सौष्ठव हो, जिसमें शब्दों से खेलने की कला सिखाई गई हो, जिसमें बोलते हुए टंग ट्विस्ट हो जाए,
जिसमें बोलते हुए रोमांच शरीर पर चढ़ जाए। ये कहाँ की आवश्यकता है? किताब की, जिसमें मुझे बच्चे को हिंदी सिखानी है। लक्ष्य क्या है? बच्चे को हिंदी सिखाना। तो यहाँ तो मैं शिल्प लूंगा। यहाँ तो हम लगाएंगे हरि वर्ष्यो हरि गर्जयो हरि आयो हरि पास, जब हरि हरि में गयो तो हरि भयो उदास, क्योंकि मुझे उसे एक अलंकार पढ़ाना है इसमें। लेकिन अब मैं खड़ा हूं मंच पे, तो मंच पे महत्वपूर्ण क्या है कि विचार क्या लेकर आया हूं, और वो कैसे, ये सामने जो रिक्शा वाला बैठा है उसके बराबर में संपादक बैठा है, इन दोनों तक पहुंच जाए एक ही वाक्य में। रिक्शा वाले को ये ना लगे कि मेरे स्तर से ऊपर की बात है, और संपादक को ये ना लगे कि यार ये किस हल्की भाषा में बात कर रहा है। ये प्रस्तुति है, ये यहाँ की आवश्यकता है। मंच, किताब आपसे प्रस्तुति नहीं मांग रही, मंच आपसे प्रस्तुति मांग रहा है। ये वही है कि वो गुणी है, घर का खाना अच्छा बना लेती है, सारे परिवार को बांध कर रखते हैं, विनम्र है। अब प्रस्तुति मतलब सुंदर भी है, अब वो सुंदर भी है तो वो एक एड ऑन हो गया। तो अभी इसी को मैं आगे बात को बढ़ाऊं, गुणवत्ता को लेकर ही। पहले मंचों पर जिस प्रकार की कविताएं पढ़ी जाती थी, वे समसामयिक विषयों को केंद्र में रखकर लिखी जाती थी। लेकिन अभी जो है उसमें जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनका वो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। ऐसा कोई किसी कहते हैं विशेष विषय पर नहीं लिखी गई। कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य है कि जो श्रोता है उसका मनोरंजन होना चाहिए। तो क्या इससे ऐसा लगता है कि कविताओं का स्तर नीचे जा रहा है? कविता साहित्य तो एक छवि है जो समाज के दर्पण में बनती है। दर्पण किसका है? समाज का। समाज का। यदि समाज का दर्पण 2.5 फुट की हाइट पर रखा है तो मैं नीचे झुककर ही उसमें चेहरा देखूंगा ना। समाज का दर्पण 6 फीट की हाइट पर रखा है तो मैं खड़ा खड़ा देखूंगा, थोड़ा उचक के देखूंगा। तो कविता का आप जो समसामयिक आपने विषय शब्द बोला है, ये जो समसामयिक है ना, ये हर समय पर बदलता रहता है। इस शब्द का मीनिंग ये आप समझ लें, उस समय के सम पर आने वाला, उस समय के समयानुकूल, उस समय के, तो वो है समसामयिक कविता। तो तुलसी के समय जो समसामयिक परिस्थितियां थी वो चिराग जैन के समय की समसामयिक परिस्थितियों से सर्वथा अलग है। अब मैं परिस्थितियों को छोड़कर परिणाम पर बात करूं तो मेरा आकलन ही गलत हो जाएगा। तराजू के दोनों पलड़े, उनके बीच का वो कांटा तो लगाओगे ना, तो वो जो कांटा है वो काल पात्र स्थान है जहां पर आपको पता लगेगा कि तराजू इधर झुक रहा है या इधर झुक रहा है। आप केवल पलड़े देख रहे हो, बीच में लगाया ही नहीं, तो आप अनुमान ही लगा सकते हो कि ऊपर या नीचे है, कितना ऊपर या नीचे है। ये आपको तब पता लगेगा जब बीच की वो सुई लगी हुई होगी। तो समसामयिक, मैं अपने समय का सामयिक लिख रहा हूं। तुलसी ने अपने समय का सामयिक लिखा, वाल्मीकि ने अपने समय का सामयिक लिखा, निराला ने अपने समय का सामयिक लिखा, मुक्तिबोध ने अपने समय का सामयिक लिखा। मुक्तिबोध को जिस तक बात पहुंचानी थी उसने उसके भाषा स्तर पर पहुंचकर सामयिक लिखा। मुझे जिस तक बात पहुंचानी है मैं उसके स्तर पर पहुंचकर सामयिक लिख रहा हूं। एक आदमी जौहरी बाजार में हीरे बेचने निकला है और एक आदमी की फड़ बाजार में दुकान है। आप इन दोनों की परिस्थितियों की तुलना नहीं कर सकते, दोनों की परिस्थितियां अलग है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो विषय है कविता का वो तो होना चाहिए ना गंभीर? गंभीर ही है। कौन सा विषय गंभीर नहीं, बताइए। कविताएं मंचों पर मैं सुनती हूँ जो उदाहरण, अभी जैसे द्विअर्थी कविताएं पढ़ी जाती हैं। द्विअर्थी तो हर समय में पढ़ी गई है। हाथ से देखा जाए तो हाथ से, जिस क्षण आपने द्विअर्थी के आगे कविता संज्ञा लगाई उस क्षण आप अपराधी हैं। जो द्विअर्थी है वो कविता नहीं है। कविता तो बहुअर्थी होती है, लेकिन द्विअर्थी को आप जिस अर्थ में लेना चाह रहे हैं अगर वो वैसी है और उसके बाद आप उसे कविता कह रहे हैं तो आप अपने प्रश्न पर अधूरे हैं। लेकिन वो कविता है ही नहीं। पर पढ़ी तो जा रही है कविता के नाम पर। फिल्म के नाम पर बहुत कुछ बेचा गया कि ये फिल्म है। अभी मुझे गुटखे के, पान मसाले के पैकेट में केसर रख के दी जाए,
तो वो गुटखा हो जाएगा क्या? या केसर के पैकेट में कोई गुटखा भर के दे दे तो वो केसर हो जाएगी क्या? जब आप ये समझ पा रहे हैं कि द्व्यर्थी है, ये दुर्भाग्य है कि वो किसी कवि सम्मेलन के साहित्यिक मंच से सुनाई गई, ये दुर्भाग्य है। जिस क्षण आप उसमें रुचि ले रहे हैं, उस क्षण से आप उसके प्रसार में माध्यम बन गए। लेकिन फिर कवि का क्या दायित्व रहा? वो कवि है ही नहीं ना, उसे कवि कहकर तो आप बुला रहे हैं, आप संबोधित कर रहे हैं, मैं तो उसे कवि कहकर संबोधित ही नहीं कर रहा। तो ये कौन तय करेगा कि कविता जनता, कौन आना चाहिए? यही जनता। जब कोई कवि मंच पर खड़ा होकर शालीन बात करे, उस समय अगर आप उठकर मंच से बाहर जा रहे हैं तो आप उस शालीन कवि को हतोत्साहित कर रहे हैं। आपके पास ये ताकत है। मैंने अभी आपने मेरा एक लेख कोट किया कि आप तर्जनी दिखा सकते हैं, आप किसी को धकेल नहीं सकते। श्रोता दीर्घा में बैठे हुए मंच पर कोई आदमी अश्लीलता पढ़ रहा है, मंच पर कोई आदमी सांप्रदायिकता पढ़ रहा है, उस समय आप ये नहीं कर सकते कि आप उसे गिरबान पकड़ के उतार दें, क्योंकि ये सामाजिक व्यवहार के अनुकूल नहीं होगा। किंतु ये तो आप कर सकते हैं कि उस समय आप उठ के मंच से बाहर चले जाएं। इतनी नैतिकता तो निभाइए। श्रोता दीर्घा में जो लोग बैठे हैं, जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, उनका भी तो उस साहित्यिक आयोजन में बराबर का योगदान है, क्योंकि कवि सम्मेलन केवल मंच नहीं है। कवि सम्मेलन वह है जिसमें मंच भी और श्रोता भी है, दोनों से मिलकर बना। इधर वाले अपना दायित्व नहीं निभा रहे तो सारा दायित्व कवियों पर। जिस क्षण मैंने उसे हतोत्साहित किया, और हतोत्साहित करने का केवल ये तरीका नहीं है कि मैं उसे जूता फेंक के मार दूं, मैं उसे गिरेबान पकड़ के उतार दूं, ये अराजक तरीके हो सकते हैं, ये शालीन तरीके नहीं है। शालीन तरीका केवल विरोध प्रकट करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, बाइकॉट। जिस क्षण कोई आदमी मंच की गरिमा से नीचे है, और आप मानते हैं, कोई ना माने, आप मानते हैं कि ये मंच की गरिमा से नीचे है, तो 5000 लोगों से बड़े पंडाल में एक आप तो इतना नैतिक दायित्व दिखाएं कि आप उठ के उस क्षण बाहर चले जाएं कि नहीं यार ये नहीं सुनेंगे। आप सोचें लोग क्या सोचेंगे, ये जिन्होंने बुलाया ये मेरे मौसा जी के बेटे हैं, ये सोचेंगे मैं बीच में उठ के चली गई तो कैसा लगेगा। तो आपने कविता के प्रति क्या दायित्व निभाया? या मंच पर कोई एक कवि जो अच्छी कविता सुना रहा है, बाकी सारी भीड़ मेला सुनने आई है, बाकी सारी भीड़ गंदगी सुनने आई है, एक कवि अच्छी कविता सुना रहा है, एक, क्या उस पूरी 5000 की भीड़ में आपके अंदर इतना नैतिक दायित्व कि आप अकेले ताली बजा सके? अगर आपके अंदर इतना नैतिक दायित्व नहीं है तो कवि सम्मेलन की आलोचना करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। हमने वो एक ताली अगर उस दिन बजाई होती तो उस एक को 1000 बनने में समय नहीं लगता। तो आप कहीं ना कहीं श्रोताओं को भी इसका दायित्व, पूरी तरह दोनों का दायित्व है, दोनों का दायित्व है। प्रश्न तो कवियों से किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं, ये प्रश्न की धारा गलत है। क्रिकेट की पिच पर एक खिलाड़ी नहीं जम पा रहा, बोर्ड कितनी बार रखेगा उसे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद तो बोर्ड को ये कहना पड़ेगा कि नहीं भैया प्रैक्टिस करो, अभी उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आएगा ना। वो हर बार जाके सेंचुरी मारे, चाहे उसने बॉलर फिक्स कर रखा है, चाहे उसने कुछ भी फिक्स कर रखा है, वो सेंचुरी मार रहा है। और उसके बाद आप ये कहिए बोले साहब ये खिलाड़ी क्यों चल रहा है मंच पे? वो मंच पर इसलिए चलना किसे कहते हैं? आप चलना किसे कहते हैं? एक लड़का आया और आकर वो मंच पर आते ही अश्लीलता सुनाने लगा और सामने से सीटियां बज गई और तालियां बज गई, तो वो जो ऑर्गेनाइजर है, जो व्यापार है, उसके दिमाग में क्या गया कि यार ये जमा देता है, ये खूब हो हल्ला करवा देता है, ये ठीक है, इससे कमाई हो जाएगी, इससे मेरा कार्यक्रम सफल हो गया ना। वो कमाई, इससे मेरा कार्यक्रम सफल हो गया। उसका उद्देश्य ये है कि भैया खूब जश्न राजी, पूरी रात हंगामा राजी, यही सुनना है ना उसे। उसने सुना कि उस रात पूरी रात हंगामा रहा और वो लड़का ठीक था यार, वो ठीक कर रहा था, वो इधर उधर का उठा, तो वो चलाया किससे? उसने उसे मंच की टीम में लेके आया, ये अपराध मेरा है, इतना अपराध मैंने किया, लेकिन वो उस रात चल गया, ये तो जनता का अपराध है। वो उस रात उस मंच पर था, इसके लिए अपराधी मैं हूं, मैं कवि, मैं संयोजक, इसका अपराधी मैं हूं। उसे YouTube से बुला के इस टीम में जबरदस्ती संयोजक से रखवाया, इसका अपराधी आयोजक है। लेकिन वो उस रात चल गया, इसका अपराधी तो सिर्फ श्रोता है। लेकिन श्रोताओं को अगर हम देखें, जैसा कह रहे सीटियां बजाना, ये किसी भी शालीन कवि सम्मेलनों में तो स्वाभाविक नहीं होता होगा सीटियां बजाना। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है ये प्रकारांतर से अभिव्यक्ति का माध्यम है, और हर्ष प्रदर्शन के अनेक तरीके होते हैं। हर्ष प्रदर्शन का एक तरीका यह है कि
आप कॉलेजों में जा रहे हो तो लड़के सीटी बजा रहे हैं। वो सीटी अगर केवल हर्ष प्रदर्शन के लिए बजा रहे हैं तो ये कोई अनैतिक नहीं है। लेकिन अगर वो किसी लड़की को छेड़ने के लिए बजा रहे हैं, वही है, चाकू आपके हाथ में है, आप उससे मर्डर कर रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं, इसमें चाकू की तो कोई गलती नहीं है। तो मैं सीटी को कैसे हे मान सकता हूं? पता लगा एक व्यक्ति किसी हर्ष की उत्कृष्ट अवस्था में नाचने लगा खड़ा होकर कवि सम्मेलन में, आप उसे अश्लील कह देंगे? हमने कितनी क्षुद्र अपनी दृष्टि की है। अगर वो अश्लील है तो कविता सुनाते हुए अचानक वो, उसका तो फ्लो बना हुआ है सामने सुनाने वाले का, और इधर से मैं तालियां बजा रहा हूं ऐसे जोर जोर से, ये भी अश्लील है। मैंने तो उसका फ्लो तोड़ दिया ना। तो ये हर्ष प्रदर्शन का कारण है। अगर मेरा उद्देश्य उसे डिस्टर्ब करना है तो ये ताली बजाना भी अश्लील है। लेकिन मेरा उद्देश्य उसके उस हर्ष के अतिरेक में बहते हुए उस धारा का एक हिस्सा बन जाना है, तो ये समर्थन है। तो वो जो बालक सीटी बजा रहा है बैठा हुआ पीछे, वो सुन के आ रहा है ग्लैमर के प्रोग्राम्स। उस ग्लैमर के प्रोग्राम से उसने देखा है कि जब बहुत मजा आ जाता है तो सीटी बजती है। उसने यहाँ कवि सम्मेलन बजा दी, मैंने खड़े होकर डांट दिया, ये क्या तमीज है, सीटी नहीं बजेगी यहाँ पे। क्यों भाई, क्या अपराध किया उसने? उससे ज्यादा अश्लील तो वो है जो एक कवि कविता सुनाने का प्रयास कर रहा है और सामने से एक खड़ा होके कहे बैठ जाइए, ये ज्यादा अश्लील है। बताइए क्या अश्लील है दोनों में से, सीटी बजाना या ये? इसलिए उसको आप ये ना कहें, उससे कोई बेअदबी नहीं होती। हम ईश्वर को लेकर जाते हैं तो नाचते हैं ना, कृष्ण की मटकी फोड़ते हैं तो नाचते हैं ना। अब क्या तो बोले साहब ये तो भगवान की पूजा करने नाच रहे हो, तुम अश्लीलता कर रहे हो। आनंद के प्रदर्शन का माध्यम है ये, आपकी तमाम दैहिक मुद्राएं। अगर यहां पर आप मर्यादा पार करते हैं, यहां पर आपकी इंटेंशन में मर्यादा पार हो जाए, तो आप अपराधी हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कवि सम्मेलनों का जो आयोजन है कि आयोजक बहुत सारे बढ़ गए हैं और कुकुर मुत्तों की तरह उगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कवि सम्मेलनों का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा आयोजकों का होना या बहुत ज्यादा कवि सम्मेलनों का आयोजन होना भी इसका कारण है। या आपको क्या लगता है कि किस तरह से कवि सम्मेलन आयोजित होने चाहिए जिससे कि उनका स्तर या एक गुणवत्ता बनाई जा सके? देखिए क्या है कि कवि सम्मेलन यूं समझ लीजिए कि हर तरीके के हॉस्पिटल्स हैं दुनिया में। ऐसे भी हैं जो एकदम 5 स्टार हैं, जिसमें आप जाते हैं 4 डॉक्टर वहीं से लग जाते हैं और कागज भरने से लेकर बाकी सब कुछ, और इवन अटेंडेंट के लिए भी शानदार रूम्स होते हैं और खाना भी वो वेटर के ड्रेस में लेकर आता है 5 स्टार वाला। ऐसे भी हॉस्पिटल हैं। और ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जिसमें आप बाहर पड़े हुए हैं और धूप में पड़े हुए हैं और डॉक्टर आ नहीं रहा है, ऐसे भी हॉस्पिटल हैं। हर तरीके के उत्पाद के लिए मैं बहुत सोच समझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। हर उत्पाद के लिए ग्राहक है। तो कवि सम्मेलन एक बौद्धिक उत्पाद है, कविता एक बौद्धिक उत्पाद है। गुलजार साहब भी कविता सुनाते हैं, उनके कभी आपने ऐसा एक भी मेरे ख्याल से आपने कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा जिसमें 20,000 लोग बैठे और गुलजार साहब खड़े होकर मंच से कविता सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जौहरी बाजार में ग्राहक कम होते हैं, कबाड़ी बाजार में भीड़ ज्यादा होती है। आप ग्राहकों की संख्या से ये तय करेंगे कि जौहरी बाजार हिट है या नहीं, तो गड़बड़ रहेगी। उसका एक ग्राहक कबाड़ी बाजार की पूरे महीने की आमदनी पर भारी पड़ता है। ठीक है, कवि सम्मेलन का स्तर, हर स्तर के कवि सम्मेलन है और हर स्तर के कवि हैं, श्रोताओं के अनुरूप। उसी स्तर के श्रोता वहां पहुंचते हैं। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जबकि जौहरी बाजार में एक ऐसा व्यक्ति जाके बैठ जाए जिसे कबाड़ी बाजार पसंद आता है, तो वो क्या करेगा? वहां कबाड़ी बाजार की फड़ लगवा देगा। जब वहां कबाड़ी बाजार की फड़ लगवाएगा तो वहां का माहौल बिगड़ेगा। अब वो जो जौहरी बाजार वाला ग्राहक है उसको लगेगा ये क्या बेच रहा है, ये कैसे बिकेगा, वो तो हीरा खरीदने आया है। इतना ही बड़ा अपराध यह है कि कबाड़ी बाजार में जौहरी बाजार की फड़ लग जाए। दोनों बराबर है, इक्वल। ऐसा नहीं है कि केवल वहां कबाड़ी बाजार के आदमी का पहुंच जाना अपराध है,
यहाँ पर जौहरी बाजार के आदमी का पहुंच जाना भी उतना ही बड़ा अपराध है। आयोजक का दायित्व है। ये आयोजक नहीं, आयोजक इज जस्ट अ प्रोड्यूसर। गड़बड़ क्या हो रही है, यूट्यूब आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद आयोजकों को लगा कि हम इंटरनेट पर देखकर टीम बना रहे हैं, हम इंटरनेट पर देखकर अपनी फिल्म के लिए सारे अमिताभ बच्चन चुन रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, स्वाभाविक है, किंतु आपकी फिल्म में सिर्फ एक अमिताभ बच्चन की आवश्यकता है, बाकी मुझे सुलोचना चाहिए, बाकी मुझे जॉनी वॉकर चाहिए, बाकी मुझे सपोर्टिव आर्टिस्ट चाहिए। आपने कहा नहीं साहब, मैं तो सारे अमिताभ बच्चन रखूंगा और मैं कॉमेडियन का रोल भी अमिताभ बच्चन से करवाऊंगा, मैं हीरो के बाप का रोल भी अमिताभ बच्चन से करवाऊंगा। कैसे बनेगी फिल्म? इसके लिए फिल्मों में व्यवस्था हुई कास्टिंग डायरेक्टर की और डायरेक्टर की। प्रोड्यूसर ने कहा भी मेरे पास 5 रुपए हैं, मुझे फिल्म बनानी है, तो प्रोड्यूसर ने 5 रुपए डायरेक्टर को दे दिए। डायरेक्टर ने कहा अब मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपनी कहानी चुनी और उस कहानी में किस किस रोल पर किस किस व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उस समय उपस्थित फिल्म इंडस्ट्री में से उसने वो रोल चुन लिए। जो उसने चुने वो उसकी स्क्रिप्ट की आवश्यकता थी। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि बाकी सब नकारा थे, उसके स्क्रिप्ट में नहीं चाहिए थे, उसके फ्रेम में नहीं आ रहे थे, तो उसने, डायरेक्टर ने कास्टिंग कर ली, फिल्म बन गई, फिल्म हिट हो गई। प्रोड्यूसर ने कहा नहीं नहीं ये सब तो ठीक है यार, ये जो तुम सायरा बानो से जो रोल करवा रहे हो, मेरे को महमूद पसंद है, ये महमूद से करवाओ। तो डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर महमूद को साड़ी पहनाएगा, साड़ी पहना के उसे हीरोइन बनाएगा। वो जो करेगा वो भोंडा लगेगा, वो अभद्र लगेगा। ये कवि सम्मेलनों के साथ हो गया। कवि सम्मेलन में जो टीम बना रहा है वो इंटरनेट से ढूंढ के 10 नाम चुन के लाता है, और उसमें जो संयोजक है वो एक ही बोले भाई साहब ये आदमी इस टीम में नहीं चल पाएगा, तो उसको ऐसा लगता है इसकी इससे कोई पर्सनल टसल है, उसको ऐसा लगता है इसकी इससे दुश्मनी है, इसलिए ऐसे नहीं रखना चाह रहा। तो डायरेक्टर क्या करेगा? रोटी तो डायरेक्टर को भी खानी है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भैया तू अपने फिल्म में जो मर्जी कर, मैं तो अपना काम करूं, तो वो टीम बना देगा। ये ठीक ऐसे है जैसे क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हैं, एक टेस्ट मैच, एक वनडे, एक T20। राहुल द्रविड़ टेस्ट मैच के लिए सुपर डुपर हिट प्लेयर है। अब कोई डायरेक्टर अड़ जाए, प्रोड्यूसर अड़ जाए कि मैं इस राहुल द्रविड़ को T20 में खिलाऊंगा, बताएं आप, फॉर्मेट अलग हो गया। राहुल द्रविड़ सुपर हिट खिलाड़ी है, वहां फ्लॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस फॉर्मेट के लिए बने ही नहीं है। उस फॉर्मेट में आप T20 के किसी खिलाड़ी को, जो कि T20 में चाहता आता है और धाड़ धूड़ मार मुड़ के चला जाता है 2 ओवर खेल के, वो टेस्ट मैच में फेलियर है। आपने खिलाड़ी की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, आप ये नहीं देख रहे कि आपने उसको किस फॉर्मेट में खड़ा किया। मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं जो मेले का प्रोग्राम है, गांव की जनता आई है, रात भर मस्ती करने के लिए आई है, वहां पर मैं ले जाकर किसी घोर गंभीर गीतकार को खड़ा कर, गंभीर गीतकार, ध्यान रखिएगा मैं शब्द सोच समझ के प्रयोग कर रहा हूं, वो गीतकार वहां फ्लॉप हो जाएगा। तो इसमें उस गीतकार की गलती है, मेरी गलती है, चयन मेरा खराब है। ये कवि सम्मेलन के साथ हो गया। जो आयोजक है वो बता रहा है कि इनको बुला लो, तो भैया तू बुला ले, फिर हम क्या करें इसमें? तो समस्या चयन की है। टीम बनाते हुए ध्यान रखना है कि कौन किसके बाद पड़ेगा, कौन कहां पर, हमारी टीम में कहां आवश्यकता है। और मैं ऐसे ऐसे आयोजकों को जानता हूं जो कई बार ये बताते हैं, बोले साहब हम जो है वो 3 कवित्रियां रख लो जी और 2 कवि रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 कवित्रियां सेम रस की हो गई, श्रृंगार पढ़ेंगी तीनों, और 2 कवि आपने रख लिए, उनमें से एक मंच संचालक हो गया, एक या तो वीर रस का रखोगे, हास्य का रखोगे, और आपने पीछे लिख रखा है हास्य कवि सम्मेलन, क्या करवाओगे अब आप? तो टीम का बैलेंस तो आपने बिगाड़ा। अब मेरा अगला जो प्रश्न है, फिर से मैं आपके एक लेख के अंश से शुरू करूंगी कि मेरे एक परिचित हैं जो पिछले कई महीनों से खुद को सेलिब्रिटी मान बैठे हैं। अब वे दिन भर भीतर ही भीतर सेलिब्रिटी होने के भाव से भरकर अपने आसपास के सभी मनुष्यों को तुच्छ समझते हुए विचरते हैं, और रात होने पर शेष विश्व को टुच्चा समझते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सो जाते हैं। ये लेख है आपका स्वयंभू सेलिब्रिटी का। तो क्या हमारे कवि समाज में भी ऐसे स्वयंभू सेलिब्रिटी हैं? हाँ। और हैं तो वो अपने नवोदित जो भी साथी हैं उनको बहुत तुच्छ समझते हैं। तो क्या आप
क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, गलतफहमी पालने का तो अधिकार सबको है। हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि सोशल मीडिया आने के बाद चाकू तो सबको मिल गया, उसका प्रयोग नहीं सिखाया गया। तो अभी जो भी आदमी को लगता है कि मेरे पोस्ट पे 15-20 लाइक्स आ रहे हैं, तो वो उतनी से ऑडियंस को, उसके पेज की टोटल रीच सपोज 1 लाख है, तो वो सोचता है ये दुनिया है। अब वो सोच रहे हैं यार यहाँ पर तो सब मेरे को जानते हैं, लेकिन उसका ये जो यहाँ है, यहाँ पर तो सब मुझे जानते हैं, जो यहाँ है इसका आकार इतना छोटा है कि वो टुच्चा लगने लगता है। अब अभिनय किसके साथ जैसा करेगा? जो आदमी जिसका यहाँ लगभग 1 करोड़ लोगों का है, वो है सेलिब्रिटी। वो आचरण उसके जैसा करेगा। वो यहाँ गले में मफलर लगा के चलता है, चल मैं मफलर लगा लेता हूँ। वो बात करने से पहले 1 मिनट के लिए मुस्कुराता है, चल मैं अब वो अभिनय कर रहा है सेलिब्रिटी होने का। ये स्वयं हो गया है नहीं वो। तो वो जो अभिनय करता है, आप जो नहीं है वो बनने के प्रयास में ज्यादा पौने दिखाई देते हैं। अभी आपने कहा कि इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब के जो आपने कहा कि यहाँ से जो उपजे कवि, तो ये भी सच है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने एक बहुत ही सुलभ मंच प्रदान किया है कवियों को या किसी भी कलाकार को। तो ये नहीं लगता कि इतनी सुगम उपलब्धता भी कहीं ना कहीं इस तरह को नीचे ले जा रही है? देखिए क्या है रचना जी कि कवि सम्मेलन एक ऐसा संस्थान है जिसका कोई स्कूल नहीं है। कविता एक ऐसी आर्ट है जो सिखाई नहीं जा सकती। आप डांस सीख सकते हैं, गायन सीख सकते हैं, वादन सीख सकते हैं, स्कल्पचर सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, लेकिन कविता एक ऐसी कला है जो सिखाई नहीं जा सकती। नैसर्गिक है, ये नैसर्गिक है। इसके बावजूद क्या था कि एक परंपरा ये थी कि जब कोई बालक किताब छपवाना चाहता था, जब कोई बालक साधना करते हुए शब्द जोड़ना सीख जाए और वो मंच पर आना चाहता था, तो एक परंपरा ये थी कि उससे वरिष्ठ जो थे वो उसको बताते थे कि तू ठीक कर रहा है, कि तू गलत कर रहा है, कि अब उसे वो बताने वाले वरिष्ठों की आवश्यकता नहीं रही। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। आपके गली में आपका कोई बालक क्रिकेट खेलने लगे, तो वो हल्का सा भी सामान्य से बैटर के साथ हल्का सा, तो आप कहते हैं यूं तो सचिन तेंदुलकर बनेगा, यूं है हमारा सचिन तेंदुलकर, इसे मौका मिल जाए तो लोग सचिन तेंदुलकर को भूल जाएंगे। होता है। ये कौन आकलन कर रहा है? जिनको क्रिकेट का कख नहीं पता, जो क्रिकेट के सही से दर्शक भी नहीं है, वो बता रहे हैं। तो जब कोई बच्चा तुकबंदी करता है तो उसकी आयु देखकर, जैसा मेरे साथ हुआ, उसकी आयु देखकर और उसके कविता लिखने की क्षमता को देखकर घर के सब कहते हैं भैया यो दिनकर बनेगा, ये है, इसमें ये कवि है जी। अब जब वो घर वाले कह रहे हैं कौन है, उनको कविता कुछ नहीं पता, या उसके साथ उठने बैठने वाले ऑफिस के लोग, स्कूल के बालक, वो सब जब कोई कहे कि भैया एक कविता कंपटीशन होना है, तो सारे बालक उसका हाथ खड़ा कर देते कि ये कवि है जी, ये जाएगा, ये जाएगा। तो वो धीरे धीरे खुद को कवि होने की गलतफहमी पाल लेता है। जिस दिन वो सचिन तेंदुलकर फील्ड में पहुंचता है, जब वो देखता है कि रणजी के चयन के लिए पसीने छूटते हैं, वास्तविकता से जब परिचय, जब वो सोचता है कि स्टेट टीम में आने के लिए आदमी की हालत खराब होती है और क्रिकेट कहते किसे हैं, जब वो पिच पर आकर खेलता है तब उसे पता चलता है कि वो जो सब थे वो स्नेहवश कह रहे थे, वो प्रोफेशनल आकलन नहीं कर रहे थे, वो उनका स्नेह था जो आपके आत्मविश्वास की वृद्धि का कारण बना। तो वो उस आत्मविश्वास को लेकर, जो कि उस क्षेत्र के अनभिज्ञ लोगों द्वारा दिया गया है, उसको लेकर जैसे ही वो फील्ड में पहुंचता था, गुरुकुल में पहुंचता था, तो उसे गुरुकुल जाके पता चलता था कि यार ठीक है, मैं तीर वीर तो चढ़ा लेता था लेकिन चलाने नहीं आते मेरे को। तब उसे टेक्निक समझ आती थी, फिर वो टेक्निक सीखता था, फिर वो उस संस्थान के आदाब सीखता था, फिर वो उस संस्थान की परंपरा सीखता था, तब जाकर वो उस संस्थान में चयनित होने योग्य बनता था। चयनित होता नहीं था तब तक। यहाँ पर क्या हुआ, एक बालक कविता लिख रहा है, बढ़िया सी स्टूडियो बुक करके रील बनवाई, पीछे म्यूजिक लगवाया, एनिमेशन लगवाई और तालियां वगलियां सब लग जाती हैं, वो सब लगवा लोगों के उसने एक रील बनवाई। वो रील किस पे गई? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर कविता जानने और समझने वाले लोगों की संख्या होगी 5%। 95% वो लोग हैं जिनको
मैं ही मानता हूँ, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, 5 और 95 ना हो सकता है 50-50 हो, लेकिन उस पे वो लोग भी हैं जिन्हें कविता नहीं पता, तो वो प्रस्तुति से प्रभावित है। वो प्रस्तुति से प्रभावित है। और उसमें केवल प्रस्तुति उस अकेले बालक की नहीं है, उसमें उस टेक्निकल वीडियो एडिटर की भी प्रस्तुति है, उसमें म्यूजिक इफेक्ट्स भी हैं, उसमें एनिमेशंस भी हैं, वो सब कुछ बना बुनू के उसने वो तैयार करके दी। अब वो सामने से कह रहे हैं यू बहुत अच्छा है जी, ये अच्छा है, उसने नीचे आ गए 2000 लाइक्स। अब तो आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। जैसे आपको संस्कृत नहीं आती और मैं 4 श्लोक बोल दूं और 2 वाक्य गद्दे में आपसे बातचीत में बोल दूं, आपको क्या पता है मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ से, मैं तो जानता हूँ, मुझे तो पता है मुझे कितनी आती है। मैं अगर यहाँ से गलतफहमी लेकर निकलूं कि देखो अरे रचना जी प्रभावित हो गई थी मैंने जब संस्कृत बोली थी, ये कॉन्फिडेंस लेकर कर मैं बाहर निकलूं और मैं अभी चल रहा हूँ भारतीय विद्या भवन जहाँ संस्कृत के प्रकांड विद्वान बैठे, उनके सामने जाके कहा अबे तुम्हें क्या पता संस्कृत, वो देखो वहां पे पागल हो गए थे लोग। कौन लोग? जिन्हें संस्कृत आती नहीं थी। मैं वहां जाकर उन पर रौब झाड़ू तो या तो वो मेरा परिहास करेंगे या वो मुझे इग्नोर कर देंगे, वो मुझसे बहस नहीं करेंगे। यही हो रहा है। कवि सम्मेलनों ने लगभग 100 वर्षों की यात्रा तय कर ली, फिर भी ऐसा होता है कि जब भी कोई बच्चा किसी से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, या माता पिताओं की भी अपनी एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि मेरा बच्चा कवि बन जाए। तो ये क्यों अभी तक कवियों को या कविताओं को समाज में ये सम्मान या स्थान नहीं मिल पाए? नहीं, इसको आप सम्मान शब्द का प्रयोग यहाँ पर गलत है। हो सकता है इसलिए ना कहता हूं कि उनको लगता हम बन ही नहीं सकते, हो सकता है कि वो पैरामीटर। आपने ऐसे कितने बच्चों को सुनते देखा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री बनने का अगर कोई कहता है तो सामने वाला खुशी होता है कि अरे वाह चलो अच्छे सपने देख रहा है। कवि कोई अगर कहे मैं कवि बनना चाहता हूँ तो सामने से परिवारों से मेरे, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि कोई कहे कि अरे वाह बड़ा अच्छा है कवि बनो। उसका कारण बताता हूँ आपको कि एक तो ये बहुत सामान्य चीज नहीं है। हाँ। एक इसमें आपके प्रश्न में एक बड़ा एक खूबसूरत शब्द आया कि कवि बनना चाहता है। कभी बना नहीं जा सकता, कवि होता है। इसलिए अगर कोई ये कहता भी है कि हम अपने बच्चों को कवि बनाना चाहते हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर वो कवि होगा तो उसे आप रोक नहीं सकते। इसलिए कवि, और फिर मैंने आपको क्या कहा, कविता पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। वही, और कविता हॉबी भी नहीं है। बहुत देर तक ये चलता रहा कि वो कैरिकुलम वाइटे बनता था तो उसमें लिखा जाता था हॉबी पोएट्री। हाँ लिखा जाता है आज भी। पोएट्री हॉबी नहीं है, पोएट्री पैशन है। जिस अर्थ में हम कविता की बात कर रहे हैं, कोई जवानी के दिनों में गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिख रहा है पोएटिक, वो हॉबी हो सकती है। लेकिन पोएट्री को अगर आप जिस अर्थ में आप बात कर रहे हैं कि कोई कवि बनना चाहता है, तो यहाँ पर हॉबी नहीं चाहिए पोएट्री, यहाँ पैशन चाहिए। यहाँ वो चाहिए कि जब आप कविता के बारे में बात करें तो आपकी भंगिमाएं खिंचे। यहाँ वो चाहिए कि मैं जब आपसे ये बात कह रहा हूं तो मेरे अंदर सिहरन है कि कविता, इस सृष्टि में जितनी भी बातें आप सुनते हैं धरती पे, आज से जितने मुहावरे सुन लीजिए, बात बन गई, बात बिगड़ गई, ये कोई बात हुई, ये जो बात है ना, सृष्टि यही है। बात रह जाएगी, आप नहीं रह जाएंगे। आपके बाद जो रहेगा वो बात है। ये तो बेतुकी बात हुई, अर्थात महत्वपूर्ण तो बात है। इस बात का कोई सिर पैर नहीं है, महत्वपूर्ण तो बात है। इसलिए वे हॉबी नहीं है। ये तो सृष्टि के आदि से और अंत तक चलने वाला एकमात्र तत्व है। बच्चन जी जिस स्तर पर कविता लिखते थे उस स्तर की कविता आज चिराग जैन नहीं लिख रहा, लेकिन जिस स्तर की कविता आज चिराग जैन लिख रहा है उस स्तर की तब बच्चन जी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि बात बदल गई। तो जो शेष रहेगा वो बात है। तो कविता हॉबी नहीं है, कविता पैशन है। और जब ये पैशन है तो फिर ये केंद्र है, ये चुंबक है, फिर खींचेगा सब कुछ, सारा वातायन खींचेगा, सारी धरती खींचेगी। वाल्मीकि एक पंक्ति लिखते हैं और धरती बदलती है। तुलसीदास
उस समय में, जिस समय इस हद तक लोग सनातन से दूर हो रहे थे, हिंदुत्व से दूर हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, अगर इस्लाम भी कबूल कर लिया तो क्या हो गया, क्योंकि सौहार्दपूर्वक इस्लाम दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी। ऐसे में तुलसीदास जी ने, आप आश्चर्य देखिए उस आदमी का, उस आदमी ने पूरे माइथोलॉजी में से एक किरदार निकाला जिसके आसपास पूरी संस्कृति को बांधा जा सकता था, जिसके आसपास वो अल्पना बनाई जा सकती थी जिसे हम हिंदुत्व कह सकते हैं, जिसके आसपास ये सनातन संस्कृति, ये वैष्णव दिखाया जा सकता था। वो कैरेक्टर थे राम। और जब राम उन्होंने खड़े किए, आप आश्चर्य मानेंगे, आप अभी समसामयिक की बात कर रहे थे, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी मुगल काल में, और एक चौपाई में एक शब्द पर कहीं मुगल का जिक्र नहीं, अपने परिवेश का जिक्र नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य विष उखाड़ना नहीं था, उनका उद्देश्य तो अमृत के पौधे लगाना था। उन्हें पता था कि अमृत उग गया तो विष तो अपने आप महत्वहीन हो जाएगा, खड़ा रहे, महत्वहीन हो जाएगा। उनको ये पता था कि मुझे इस कलावे को बड़ा करना है। उन्होंने कलावे पर ध्यान दिया। तुमने अपने हाथ में क्या बांध रखा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुलसीदास ने मानस में कलावा बांधा है। उन्होंने ये बात बताई नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं उसे छोड़ दो। नो, मैं क्यों जिक्र करूं अपनी इतनी महंगी पोथी में जिसको मैं महत्वहीन मानता हूं। मुझे तो मेरा कैरेक्टर बड़ा करना था। ये थे राम। राम ने नेवर, विभीषण आए, आओ वेलकम, हे नहीं समझा किसी को, और इतना ग्राह्यता बढ़ा ली कि रावण के यहां से आया हुआ विभीषण दास हो गया, दीवाना हो गया। वो निषाद जो ये सोचकर आया था कि अभी मैं आ रहे हैं, राम अटैक करने आ रहे होंगे जरूर, वो निषाद आए तीर वीर ले लाके कि और पूरे गुप्तचर पीछे खड़े कर रखे थे कि जैसे ही कुछ अगर बातचीत हो तो अटैक कर देना। वो निषाद चरणों में न तो गए। इसीलिए तुलसी, अपने परिवेश को गाना है, लेकिन अगर मैंने गधा बना के नीचे गधा लिख दिया तो मैं तो 5वीं क्लास का बालक हुआ। मैंने तो गधे का जिक्र तक नहीं किया, और गधा दिख जाए उस पेंटिंग में तब मैं MF हुसैन हूँ। आपकी यही जो आपने नायक, तुलसीदास जी के नायक हम अगर राम जी को कहें तो अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। हाँ। तो आपका भी अभी एक मैंने वीडियो देखा जो काफी लोकप्रिय हो रहा है, जो पुरुषोत्तम शब्द के साथ आता है। तो ये पुरुषोत्तम की परिकल्पना कहाँ से आई, और पुरुषोत्तम ही क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि राम ने जो कुछ काम किए अपने जीवन में, वो सब वो किए जो कि एक मनुष्य कर सकता है। हम ये कहकर राम का अनुकरण को नकार नहीं सकते कि साहब हम कैसे करें, वो तो भगवान थे। राम के चरित्र में आपको एक सिंगल काम ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान होकर किया जा सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। एक सिंगल काम। मैंने पुरुषोत्तम में अभी एक शो में ये बात बोली कि राम इसलिए राम नहीं है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है कि उन्होंने कोई विपत्ति आने पर किसी परिस्थिति में कभी दैत्य होना स्वीकार नहीं किया। राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उन्होंने कभी किसी काम को साधने के लिए कभी देवता होना भी स्वीकार नहीं किया। केवल मनुष्य होकर जो किया जा सकता है, उसके इस सीमा से उस सीमा तक राम ने विचरण किया। लेकिन ना तो देवता बनूंगा ना दैत्य बनूंगा, मनुष्य होकर। इसीलिए पुरुष उत्तम, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। उन्होंने दोनों तरफ की मर्यादा निभाई। तो पुरुषोत्तम का कंसेप्ट ये आया कि मैं अपने समाज को, अपने समय को ये बता सकूं कि आप अपने जीवन में कई बार राम होते हैं। आप अपनी दिनचर्या में रामचरितमानस के एक एक पात्र को बार बार जीते हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क में शायद ऐसा कुछ बैठ गया है कि वो तो भगवानों की बात है, इसलिए हम उस भूमिका को पहचान नहीं पाते। और इसीलिए जब उस परिस्थिति में फंसते हैं जिसमें राम फंसे होंगे, जिसमें भरत फंसे होंगे, तो हम उन जैसा आचरण नहीं कर पाते।
वहां भटक जाते हैं। वहीं तो राम होने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, वहीं तो भरत होने की जरूरत है, वहीं तो सीखना पड़ेगा कि ये कैकेयी मैया ने कर दिया था, ये नहीं करना, वहीं तो सीखना होगा ना। ठीक वहीं पर हम भटक जाते हैं कि ये तो भगवानों का काम था। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो जो राम जी ने किया वो आप और मैं कर सकते हैं। जो जो राम जी के जीवन में हुआ वो सब मनुष्योचित व्यवहार था। बस उसको कर लोगे तो राम हो गए, उसको कर लोगे तो राम मिल गए। इसलिए पुरुषोत्तम की पूरी अवधारणा केवल इतनी है कि हम राम कथा में राम को ना ढूंढे, हम राम कथा में स्वयं को ढूंढे। और अगर हमने राम कथा में स्वयं को ढूंढ लिया तो हमारी कथा में राम मिल जाएंगे, हमें फिर कहीं नहीं जाना, फिर घटित हो जाएंगे राम। तो फिर आपकी राम कथा अन्य राम कथाओं से भिन्न है या वो मेरी राम कथा नहीं है, फिर क्या है? मेरी तो राम आचरण है। मैंने पुरुषोत्तम महाकाव्य लिखा है जिसमें उन पात्रों को मनुष्य होने की खिड़की से देखा है। उन सब पात्रों को ऐसे देखा है जैसे कोई मनुष्य हो, और फिर उनकी मनोदशा समझी है कि वो ऐसा क्यों किया होगा। लक्ष्मण क्रोधित हो गए, सामान्य बात है, लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि वो लक्ष्मण जो रामानुज है, वो लक्ष्मण जो उसी अयोध्या में पले बड़े हैं, वो लक्ष्मण जिन्होंने उसी सरयू का जल पिया, जो उन्हीं माताओं की गोदी में खेले, वो अचानक बिना कारण क्रोधित हो गए भरत को देखकर। जिस कुल के अंदर ये परंपरा है कि वो निषाद को जाकर गले लगा लें, जिस कुल के अंदर ये परंपरा है कि परायों को अपना बना ले, वहां पर लक्ष्मण अपने को पराया मान रहे हैं। अकारण नहीं होंगे। इस क्रोध से पहले कोई तो भावुकता की वीथी होगी। इस क्रोध से पहले एक तो गलियारा जाता होगा जहां आंसू होंगे, जहां भावनाएं बहती होंगी। मैंने बस उस गलियारे को पकड़ने की कोशिश की है। ये पुरुषोत्तम आपके राम कथा नहीं नहीं, राम कथा के पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्र है, कविता के रूप में। कविता। लेकिन अभी उसकी आप अभिव्यक्ति या उसका एक प्रदर्शन आप मंच पर भी कर रहे हैं, तो इसे अभिनय भी कहेंगे? देखो क्या है, हम लोग ना रचना जी हमेशा से सुनते पढ़ते आए हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो कबीर कुछ कह गए, फिर विद्वान उसका आकलन करते रहे। अगर कबीर खुद ही उसका आकलन करके एक्सप्लेन करके कवि सम्मेलन में सुना रहे होते तो शायद बेहतर सुना रहे होते, विद्वानों के आकलन से कुछ बेहतर होता। तो ये पुरुषोत्तम बस मेरे पास वो अवसर है जिसमें जो काव्य मैं लिख रहा हूं उस काव्य को राम की पूरी अनुभूति के साथ प्रकट कर दूं, और इसमें देखने वालों को वो अभिनय जैसा लग सकता है। मैं कविता सुनाता हूँ, कविता सुनाते हुए मेरे मस्तिष्क में जो गद्य कौंधता है, जो बातें कौंधती हैं वो बोलता हूँ, और उनको बोलते हुए मेरे चेहरे पर जो भाव आते हैं उनके लिए मैं रत्ती भर प्रयास नहीं करता, वो अनायास आते हैं, क्योंकि मैंने उन भावों को जीकर, रोकर, हंसकर, खिलखिलाकर, भावुक होकर वो कविताएं लिखी हैं। तो उनको जब मैं प्रस्तुत करता हूं उनको पूरा जीते हुए, तो वो भाव स्वतः आते हैं, और यही उसका सौंदर्य है। आपकी साधना, जो कविताओं की साधना है, कई दशकों से गुजरते हुए अब पुरुषोत्तम तक आ पहुंची है। एक बहुत लंबी यात्रा आपने तय की। तो किसी को, कवि को आप क्या बताएंगे कि हाँ, अगर आप कवि हैं, क्योंकि कवि तो आप कह रहे बन ही नहीं सकते, तो आप स्वाभाविक है कवि हैं, तो एक कवि को क्या ध्यान रखना चाहिए? कवि को पूरा जीना चाहिए। कवि को जो परिस्थिति सामने आ जाए उसे भरपूर जीना चाहिए। जीने का कोई अंश छूट ना जाए, ऐसा ना रह जाए कि इसमें कृष्ण हो जाओ। कृष्ण ने जिस पार्ट को जिया, इतना जिया कि उसे अगले पार्ट में ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कृष्ण जब गोकुल के कृष्ण हैं तो उन्होंने इतना बचपन जिया, और देखिए आहा हा हा, कृष्ण का सौंदर्य देखिए। कृष्ण ने जो जो काम किए, जिस उम्र में किए, वो उस उम्र के स्वभाव के अनुरूप ही किए। शिशु होकर जब उन्होंने पूतना को मारा तो स्तनपान करते हुए मारा, शिशु होते, तब उन्होंने अपना आकार बढ़ा करके सुदर्शन नहीं चलाया, जबकि कृष्ण थे वो। फिर जब उन्होंने कालिया पर नृत्य किया तो उतने ही अबोध बालक की तरह वो कूद गए और उस विषधर के ऊपर नाचते हुए बाहर आए।
यदि वे योद्धा बनकर अंदर जाते तो उसके बांध बूंद के हाथ पैर और उसे ऊपर लेकर जाते, लेकिन वो बालक है जो लड़ने के बाद उसके साथ नाच सकता है। वो सहजता सरलता, तब वो सहजता में, बालक वाली सहजता। फिर वो जब गोवर्धन उठा रहे हैं तो गोवर्धन उठाता हुआ कृष्ण उतना ही जिज्ञासु किशोर है जो किसी भी बात पर प्रश्न पूछ सकता है कि मम्मी ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। वो जिज्ञासा के साथ वो पूछ रहा है कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, और जब उसे उत्तर नहीं मिल रहा तो वो उसी किशोर वयावस्था के अनुरूप आचरण करते हुए वो कर दिखाता है जो आप बुद्धि के साथ नहीं कर सकते, जो सिर्फ उसी जोश में किया जा सकता है जो कृष्ण ने किया। और इतना जी लिया उन्होंने गोकुल कि जब गोकुल छोड़कर वो मथुरा गए तो पलट के नहीं देखा, क्योंकि जी आए थे भरपूर, एक एक कण एक एक क्षण जी आए थे। फिर वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर जरा सा भी रह जाता कि फलानी कुंज गली में नहीं गया था, फलानी मटकी नहीं फोड़ी थी, ये अगर आकांक्षा इतनी सी रह जाती तो फिर कृष्ण मथुरा से पूरी तरह अपना 100% मथुरा को नहीं देख पाते। इसीलिए कवि को कृष्ण होना चाहिए। जो परिस्थिति आई, अदालत आई, जियो अदालत को। जब अदालत आए तो ये मत सोचो कि कष्ट आ गया, ये सोचो कि ईश्वर तुमसे अदालत से संबंधित या इस यहाँ के घूमने वाले लोगों के कष्ट पर कुछ लिखवाना चाहता है। कष्ट समझ के जियोगे तो कवि नहीं हो सकते। जब आप कवि होने के लिए बस यही करना है, जो आ जाए, सुख दुख कष्ट विरह जो आ जाए, भरपूर आमूल चूल जियो उसे, उसका एक कण ऐसा ना रह जाए जो आपकी आंख से अछूता हो। और जब उसे पूरा जी लोगे कविता होगी। आप एक लंबी यात्रा कर चुके हैं और अब वरिष्ठों में गिने जाते हैं, और अब जो नवोदित कवि आ रहे हैं तो आप अपने अनुभवों के सार में से उन्हें ऐसा क्या उपहार देंगे कि जो उनको भी एक मार्गदर्शन दे सके। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कवि होने के लिए श्रेष्ठ मनुष्य होना बहुत आवश्यक है। साक्षी तो बने सबके, लेकिन जजमेंटल ना हो। सामान्य दृष्टि जजमेंटल दृष्टि होती है, कवि की दृष्टि साक्षी दृष्टि होती है। यदि मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने वाला चोरी कर रहा है तो कानून, सामान्य जन उसे चोर कह सकता है। केवल कवि है जो उसे विवश भी कह सकता है, केवल कवि है जो उसे भूखा भी कह सकता है, केवल कवि है जो उसे किसी के दबाव में आकर करने वाला एक कृत्य भी कह सकता है। तो जो दिख रहा है वो मत देखो, उसके पीछे जो नहीं दिख रहा है उसका अनुमान करो। जिस दिन आपका ये अनुमान ठीक होने लगेगा उस दिन आप कवि हो जाओगे। जो बोला जा रहा है उसे मत सुनो, जो नहीं बोला जा रहा है, जो उन शब्दों से अछूता रह गया, जिनके पास से सरियों की धार निकल गई और बस वो गीली होने से रह गई जो रेत की आखिरी कण, उसको देख लो बस। जहां तक गीली हो गई वो तो दुनिया ने देख ली कि वो तो नदी, वो जो आखिरी एक रेत का कण, रेणुका का, उसको अगर देख लिया बस वही बोला जाने के इतर बिल्कुल करीब है, वो बहुत करीब है। उससे अगर एक सूत भी दृष्टि उधर चली गई तो आप सूखे को देख रहे हो, और एक सूत दृष्टि इधर चली गई तो आप नदी को देख रहे हो। उन दोनों के बीच में एक ऐसी जो भीगी भी नहीं है, जो सूखी भी नहीं है, जो भीगने ही वाली थी, वो अगर आप उस कण को देख सकते हैं। जिंदगी में जो कहा जा रहा है, जो दिख रहा है, जो सब देख रहे हैं, जो अखबार बता रहे हैं, उससे इतर अखबार के पन्नों को यूं झाड़ो तो कविताएं निकलेंगी। हम उन्हें खबर समझ के फेंक देते हैं, हर पन्ने से कविताएं निकलेंगी। इतनी कविताएं हैं। हम सब की पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाए तो मैं अपने सब आगे के साधकों को ये कहूंगा, प्रतियोगिता मत करो, साधना करो। प्रतिभा का काम प्रतियोगिता करना नहीं है, प्रतिभा का काम साधना करना है। अपनी साधना पर केंद्रित हो और जो लिखा जा चुका है वो कहना बंद करो, जो सुन चुके हो वो कहना बंद करो, जो या तो बात नहीं हो या नए तरीके से कही गई हो।
तब तो आप कुछ साहित्य को दे रहे हो। और सब लोग एक ही विषय पर लिख रहे हैं, तू मेरी चांदनी मैं तेरा चांद। ऐसी प्रेम कविताओं से इतर भी दुनिया के हजारों बिंब ऐसे छूट गए जो अभी छुए नहीं गए, उनको छू। बात यही कहनी है कि तू मेरी चांदनी मैं तेरा चांद, लेकिन बिंब पकड़ो, नया बिंब लाओ, या बात नहीं लाओ, या ये कहने की हिम्मत रखो कि तू चांदनी है ही नहीं, ये मैं चांद हूं जिसने अपने अस्तित्व से तुझे चांदनी बना दिया। ये कहने की हिम्मत रखो, ये नई बात लेके आओ। ये बात नहीं कह सकते तो पुरानी बात कहनी है, रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, बिंब नया ले आओ, चांद चांदनी की जगह कुछ और लेके आओ, मछली पानी लेकर आओ, कुछ तो लाओ, विज्ञान लेकर आओ। बस इतना ही कहना चाहूंगा, अभिव्यक्ति में नयापन लाओ और सोच में बारीकी लाओ। चिराग जी, आज की हमारी बातचीत अपने अंत की ओर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक संदेश दें। एक बड़ी समस्या जो आजकल आ रही है कवियों के साथ, सृजनकारों के साथ, पत्रकारों के साथ, कि जब आप समस्या का चित्र दिखाते हैं तो सोशल मीडिया पर कोई भी नीचे एक टिप्पणी करके जाता है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, सॉल्यूशन बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस उदाहरण को अक्सर दिया करता हूं और मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूं। सृजनकार, साहित्यकार की जो भूमिका है वो भूमिका है जो लेबोरेटरी की होती है, जहां पर आप अपने मेडिकल टेस्ट कराते हैं, पैथोलॉजी लैब। वहां पर आपने अपना ब्लड का सैंपल दिया, उसने ब्लड के सैंपल को चेक किया और आपकी रिपोर्ट थमा दी आपके हाथ में कि आपके शरीर में ये कमियां हैं, और जो जो कमियां हैं उनको बोल्ड अक्षरों में लिखा। अब आप पैथोलॉजी लैब के एम्प्लॉय की गिरेबान पकड़ लो कि तैने प्रॉब्लम बताई है, तू सॉल्यूशन बता, तू दवाई लिख के दे। तो हमारी जो भूमिका है कवियों की, वो है पैथोलॉजी लैब की। जो वर्तमान की कमियां हमने अंडरलाइन की हैं, उसको ठीक करने की भूमिका किसकी है? डॉक्टर की। डॉक्टर कौन है? विधायिका। डॉक्टर कौन है? कार्यपालिका। डॉक्टर कौन है? न्यायपालिका। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा, मुझे लगा कविता से बेहतर ये बात बताऊं कि अपने कवि को, अपने साहित्यकार को सम्मान देना सीखो। और उसका सबसे बड़ा अपमान ये हो सकता है कि उसकी बात को सुनना बंद कर दो। तो अगर किसी कवि की बात आपको ऐसी लगती है, जो खुद को कवि घोषित कर रहा है, स्वयंभू कोई कवि है, और वो कुछ ऐसा सुना रहा है जो आपके नैतिकता के पैरामीटर पर, हो सकता है वो नैतिक हो, आपके रुचियों के, आपकी नैतिकता के पैरामीटर पर वो फिट नहीं बैठता, तो आप सिर्फ उसे सुनना बंद कर दो। ये उसके अपमान के लिए पर्याप्त है। जिसकी बात आपको अच्छी लग रही है उसका सम्मान करो, उसे सुनो, और वो जो नहीं कहना चाहता उसे भी सुनो, और उसके बाद जो आपको समझ आए कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे समाज में ये गड़बड़ें चल रही हैं, उनके समाधान कार्यपालिका से मांगो, न्यायपालिका से मांगो, क्योंकि कवि का काम आपका बौद्धिक विकास करना है। कवि आपको ये बता सकता है कि दुश्मन आए, टीचर आपको ये सिखा सकता है कि जब कोई आए तो, मतलब ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर दाएं देखो, फिर जब कोई ना आ रहा हो तो सड़क पार कर लो, ऐसा सुना। अब आपको टीचर ने सिखाया, टीचर ही करे सड़क पार, वो तो तुम करोगे ना। तो कवि आपका टीचर है, कवि आपको ये बता सकता है कि ऐसे 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 आचरण होना चाहिए। ये भी उसके अपने अनुभव और मान्यताओं के अनुसार बता रहा है, वो सर्वज्ञ नहीं है। उसमें जितनी बात आपको अच्छी लगे उसको मानो, उससे ये पलट के मत पूछो कि तैने बताया है कि सरकार गड़बड़ कर रही है तो तू ही समाधान कर, ये बिल्कुल सही आचरण नहीं है। तो इतना मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, श्रोताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, और साथ में सोशल मीडिया पर जो बहुत एक्टिव लोग हैं, सोशल मीडिया एक ऐसी बर्छी है जो सबके हाथ में थमा दी गई है, उसे चलाना कैसा है, उसके आदाब क्या है, वो बताना भूल गए हैं हमारे सिस्टम्स। तो उनका प्रयोग करते हुए थोड़ा ध्यान रखें। आज आपसे बात करके बहुत सारे ऐसे मेरे खुद के भी
प्रश्नों के मुझे उत्तर मिले हैं, या जो मेरी एक सोच या एक हम लोगों की अपनी एक मानसिकता होती है, तो मुझे आज बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, बहुत सारे बिंदु क्लियर हो गए, स्पष्ट हो गए हैं। तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत सारा कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो आपका रचनाशाला पॉडकास्ट में आने के लिए और इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे श्रोताओं और दर्शकों को एक सीख और एक रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।